मेरी मालकिन तीर्थ यात्रा पर गई तो अपनी 15 साल की बेटी को मेरे पास छोड़ दिया। मैं भी भाग भाग कर उसके सारे काम करता। रात होती तो उसको अपने पास सुला लेता। इसकी मालकिन ने भी इजाजत दे रखी थी। अगली रात हुई तो मुझे कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ। मैं घबरा कर उठा तो मेरे होश उड़ गए। मालकिन की बेटी उसी रात मालकिन तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, इसलिए सुबह से मेरी जान आफत में आई हुई थी। बार बार मुझसे कहती, रोहित मेरा पूरा घर तेरे हवाले है। जितना भरोसा मैं तुझ पर कर सकती हूँ घर के किसी और नौकर पर मुझे नहीं है। मेरा नाम रोहित है। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैं 12 साल की उम्र से मालकिन के घर काम कर रहा था। इसलिए जितना भरोसा वो मुझ पर करती थी किसी पर नहीं करती थी। इसलिए वह मुझे हर बात बता रही थी। कहने लगी, देखो रोहित, अपनी बेटी अंजलि को मैं घर ही छोड़कर जा रही हूँ। उसका बहुत ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना, इसे नींद में चलने की आदत है। मैं सर हिलाने लगा कि मालकिन मुझे मालूम है। हालांकि मुझे क्या मालूम, वह तो अपने कमरे में ही सोती थी। उम्र में 15 साल की थी, लेकिन थी जरा बावली किस्म की, बेवकूफ और लाडली। मालकिन की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसे लाड प्यार से रखा हुआ था। अभी तक गुड्डे गुड़ियों से खेलती थी। मैंने कहा कि मालकिन मैं इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन इसके बाद जो बात मालकिन ने मुझसे की, मैं तो हैरान रह गया। वह कैसे मुझसे ये बात कर सकती थी। कहने लगी, रात को तुम मेरी अंजलि के पास ही सो जाना, उसके कमरे में ही रहना। ये बात सुनकर तो मेरी पूरी आंखें हैरत से फैल गई। मेरा तो दिमाग ही ये सुनकर घूमने लगा। मैंने कहा, मालकिन मैं कैसे छोटी बेबी के कमरे में सो सकता हूँ? आप सोच कर तो बात करें, ये ठीक नहीं है। वह कहने लगी, रोहित मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने जो कह दिया बस कह दिया। तुम अंजलि के कमरे में ही रहोगे और वहीं सोओगे। मुझे मालकिन की ये बात किसी तौर पर सही नहीं लग रही थी, लेकिन बहरहाल मैंने उन्हें बार बार इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दिल में ये पक्का इरादा कर चुका था कि मैं अंजलि के कमरे में नहीं सोऊंगा। मेरी मालकिन एक विधवा औरत थी, लेकिन थी बहुत अमीर। मालकिन की बहुत सारी जमीन और जायदाद थी, जहां से उन्हें खूब पैसा आता था, और एक छोटी बेटी थी जिन्हें उन्होंने लाड प्यार से पाला। जब मैं मालकिन के घर काम करने के लिए आया था तो उस वक्त मालिक जिंदा थे। उन्होंने तो मालकिन को फूलों से हल्का रखा था, बहुत प्यार करते थे। वह मालकिन से लव मैरिज थी उन दोनों की। एक साथ बहुत खुश थे। अंजलि के पैदा होने के चंद महीने पहले मालिक का कार हादसे में देहांत हो गया। मालकिन सदमे से ही दीवानों जैसी बातें करने लगती थी। कभी कहती, वे अभी आ जाएंगे, मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकते। मैं उस वक्त 10 साल का था, लेकिन मालकिन की हालत देखकर फूट फूट कर रोया करता था, क्योंकि उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा भी बड़ा ख्याल रखती थी, इसलिए मुझे उनका दुख देखा नहीं जाता था। जब अंजलि पैदा हुई तो पहले तो मालकिन बहुत रोई थी, मालिक को याद करके, लेकिन फिर उनका दिल अंजलि के साथ लग गया। मालकिन के माँ बाप ने बहुत चाहा कि मालकिन दूसरी शादी कर ले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी कि नहीं, मुझे अपने पति से बहुत मोहब्बत थी और मैं अपनी सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर ही गुजार दूंगी। फिर उन्होंने वही किया। 14 साल का वक्त गुजर गया था। मालकिन का सबसे ज्यादा वफादार और भरोसा करने वाला नौकर मैं था। कारोबार की देखरेख मालकिन ने मेरे हवाले कर रखी थी, लेकिन मैं भी नमक का हिसाब चुकाया करता था। एक एक पाई का हिसाब मालकिन को देता था। इस साल हमारी मालकिन के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, इसलिए मालकिन ने कहा कि मैं भी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर पहले तो अंजलि ने हंगामा खड़ा कर दिया कि वह अकेले यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसके फाइनल पेपर थे। इसलिए मालकिन कहने लगी कि मैं तुम्हारी पढ़ाई को खराब नहीं करना चाहती, इसलिए तुम अगली बार मेरे साथ चली जाना। बड़ी मुश्किल से वो मानी थी, लेकिन जो कुछ मालकिन ने मुझसे कहा वो बात मुझे सही नहीं लगी, और मालकिन मुझे सब कुछ समझा बुझाकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। और उनके जाते ही मैंने सोफे पर बैठकर सुकून का लंबा गहरा सांस लिया। फिर खाना बनाने वाले को बुलाया और अपने लिए बढ़िया सी चाय बनवाई। लेकिन मालकिन के होते हुए मैं कभी भी सोफे पर नहीं बैठता। हालांकि उन्होंने मुझे कभी भी इनकार नहीं किया था, लेकिन मैं मालिक और नौकर का लिहाज हमेशा रखता था। लेकिन अब सोच रहा था कि मालकिन गई है तो कुछ दिन मालिकों वाले ठाट भी करके देख लूं। मैंने सुकून का सांस लिया और मजे से अपने दोनों टांगे सामने शीशे की टेबल पर रख दी।
रिमोट हाथ में लिए टीवी पर चैनल बदलने लगा। अभी मैं सोच ही रहा था कि कौन सा चैनल देखूं कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंजलि हॉल में आई। जब उसने मेरे बैठने के तौर तरीके देखे तो माथे पर बल डालकर बोली, रोहित के बच्चे, तुम्हारी शिकायत तो मैं माँ से करती हूँ कि कैसे उनकी कीमती टेबल पर तुम पांव पसार के बैठे हो। ये सुनते ही मैं हड़बड़ाकर बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। मैंने कहा, छोटी बेबी, ऊपर वाले के लिए मालकिन से मत कहना। मैंने फौरन से टीवी बंद किया और रिमोट साइड पर रखा। अंजलि माथे पर गुस्सा चढ़ाए आराम से आकर सोफे पर बैठ गई और रिमोट भी अपने हाथ में पकड़ लिया। कहने लगी, माँ घर पर नहीं है तो इसका मतलब ये ना समझना कि तुम लोगों को मैं सर पर चढ़ाऊंगी। जब तक माँ घर पर नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ, इसलिए जो मैं कहूँ तुम लोग वही करोगे। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सर झुकाए। जी जी, क्यों नहीं छोटी मालकिन, जैसा आपका हुक्म। अंदर से मेरा जी तो जल के रह गया था। मेरी कभी भी मालकिन की बेटी से 1 मिनट भी नहीं बनती थी। हर वक्त बचकाना हरकतें करती रहती थी और मैं उसकी हरकतों से परेशान हो जाता था। वह मुझे बाजार से कई बार चक्कर लगवाती थी। कहती थी कि तुम ही मेरे लिए सामान लाओगे, ड्राइवर नहीं जाएगा, ना ही कोई दूसरा नौकर। मालकिन भी उसे कुछ ना कहती थी क्योंकि वह उनकी लाडली बेटी थी। मुझे ही कहती थी, जाओ रोहित, जो छोटी मालकिन कहती है वही करो। फिर चाय का कप नौकर लेकर आया तो मुझे ऐसे खड़ा देखकर अजीब सी हंसी मुझ पर हंसा। कहने लगा, अभी तो बड़ा रौब जमा रहे थे, आ गए ना अपनी औकात पर। मैंने उसे घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखा। उसने चाय का कप टेबल पर रखा। जो चाय मैंने पीनी थी वे बड़े मजे से अंजलि पी रही थी। ऐसे ही पूरा दिन इधर उधर के कामों में ही गुजर गया। जैसे ही रात हुई मैं अपने क्वार्टर में जाने लगा तो अंजलि कहने लगी, तुम कहाँ जा रहे हो? माँ ने कहा था कि तुम मेरे कमरे में सोओगे। ये सुनते ही मुझे मालकिन की बात याद आ गई। हैरानी से मैं अंजलि की तरफ देखा। मैंने कहा, छोटी मालकिन, मुझे अपने क्वार्टर के अलावा कहीं नींद नहीं आती। घर में और नौकरानी भी है, आप उन्हें अपने साथ सुला लें। वो कहने लगी, माँ ने कहा था कि तुम सोओगे तो मतलब तुम ही सोओगे। चलो शराफत से आओ मेरे कमरे में और कालीन पर जाकर लेट जाओ। मैं कमरे में आ तो गया लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। अंजलि बेड पर जाकर लेट गई थी। उसने लाइट ऑफ कर दी। कमरे में इस वक्त अंधेरा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भले वे 15 साल की थी लेकिन मैं तो 15 बरस का नहीं था। मुझे किसी की एक बात याद आने लगी जो मैंने कहीं बाहर सुनी थी कि जहाँ एक मर्द और एक औरत हो तो वहाँ तीसरा शैतान होता है। पता नहीं मालकिन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उनकी बेटी के कमरे में अकेला रहूं। उनको चाहिए था कि वे नौकरानी को अंजलि के साथ सुलाती। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। एक नज़र मेरी बेड पर लेटी अंजलि पर पड़ी तो उसके चेहरे पर जाकर मेरी नज़र टिक गई। सोई हुई बड़ी मासूम सी लग रही थी, बिल्कुल खुलकर सो रही थी। एकदम ही मैंने अपनी नज़र बदली, अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा कि इससे पहले कि मुझ पर शैतान हावी हो मैं सो जाऊं। ऊपर वाले का ध्यान करते करते न जाने कब मेरी आंख लग गई। घड़ी की तेज अलार्म बजने पर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ा कर उठा तो देखा कि अंजलि नींद में ही अपनी घड़ी का अलार्म बंद कर रही थी। मैंने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा तो 7 बज रहे थे। मैं फौरन उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। उसे स्कूल जाना था और उसका पेपर भी था। मालकिन ने कहा था कि ड्राइवर के साथ अंजलि को अकेला मत भेजना। इसलिए जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई, ड्राइवर के साथ मैं जाकर उसे स्कूल छोड़ आया। उसके बाद मैं जमीनों का हिसाब किताब देखने लगा। उसे हिसाब किताब की सारी जिम्मेदारी मेरी थी। उन कामों में ऐसा उलझा कि मुझे याद ही नहीं रहा कि अंजलि को वापस लेने भी मुझे ही जाना था। तब तक मैं जाता, ड्राइवर भी अंजलि को स्कूल से लेने नहीं जाता और यह मालकिन का हुक्म था। मैं अपने काम में ऐसा लगा हुआ था कि मेरे दिमाग से ये बात निकल चुकी थी। 12 बजे अंजलि की छुट्टी होनी थी और मुझे 2 बज चुके थे जब मेरे फोन पर बेल बजने लगी और जब मैं नंबर देखा तो मालकिन का था। मैं जल्दी से फोन उठाया तो मालकिन मुझ पर भड़की। कहने लगी, मुझे अंजलि की कॉल आई थी, वे अभी तक स्कूल में ही है, तुम उसे लेने क्यों नहीं गए? ये सुना था कि मेरा दिमाग घूम गया। मैं तो बिल्कुल भूल चुका था। मैंने कहा, मार्केट में जमीनों के हिसाब किताब में लगा हुआ था मालकिन। मालकिन कहने लगी, जाओ जाकर उसे ले आओ। मैंने सारे खाते बंद किए और घर से निकला। सामने ड्राइवर को मैंने गुस्से वाली नजरों से देखा था। मैंने कहा,
तुम मुझे बता नहीं सकते थे कि छोटी मालकिन की छुट्टी हो गई है। वो कहने लगा, मैं क्यों बताऊं, मालकिन ने तो तुम्हें सब नौकर का सरदार बना रखा है। उन बातों का तुम खुद ख्याल रखो। ड्राइवर की बात ने तो मुझे गुस्सा ही दिला दिया। मैंने कहा, मालकिन क्या गई कि सारे नौकर सर पर चढ़ गए, वरना उनके सामने तो तुम सर झुकाए रहते थे। बहरहाल मैं जल्दी से ड्राइवर के साथ बैठा और जब स्कूल पहुंचा तो पूरा स्कूल खाली हो चुका था। सिर्फ अंजलि ही स्कूल में थी। वहां पर चौकीदार मुझे देखकर बोला, इतनी लेट क्यों हो। गुस्से से लाल पीली होती हुई गाड़ी में बैठ गई। जितनी देर हम घर नहीं पहुंचे तब तक वो मुझे बातें ही सुनाती रही। कहने लगी, माँ को आने दो, तुम्हारे कान ना खिंचवाए तो फिर मुझसे कहना। मेरा कसूर था, इसलिए मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। घर पहुंचे तो खाना बनाने वाले ने ही खाना तैयार नहीं किया हुआ था। नौकरानी ने भी घर की सफाई ठीक से नहीं की थी, बस अपनी बातों में बिजी थी। ये देखकर तो मेरा सर चकराने लगा था। मालकिन के बगैर तो पूरा घर ही अस्त व्यस्त हो गया था। मैं उन्हें कुछ कहता तो सब कहते कि तुम भी हमारी तरह नौकर हो, ज्यादा हमारे सर पर सवार मत हो। मैं तो मालकिन के बिना बौखला कर रह गया था। मैंने नौकरानी से ठीक से सफाई करने को कहा। अपनी निगरानी में मैं पूरे घर को साफ सुथरा करवा दिया करता। रात को मैं थक चुका था। जब मैं अंजलि के कमरे में गया तो वह तेज आवाज में अपना स्कूल का याद कर रही थी। मैं हॉल की सोफे पर जाकर सो गया, क्योंकि दिन भर का थका हुआ था। रात को मुझे लगा जैसे हॉल में कोई मौजूद है। किसी के कदमों की छाप मुझे सुनाई दी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो मुझे लगा जैसे कोई आदमी अंजलि के कमरे के बाहर खड़ा हो और कमरे की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां पर, तो फौरन से कोई किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। मैं एकदम से उठा, किचन की तरफ भागा, लेकिन वहां किचन बिल्कुल खाली नजर आ रहा। मैंने लाइट जलाई, वहां कोई नहीं था। एक दरवाजा किचन का बाहर की तरफ भी खुलता था। जब मैं वहां देखा तो उसकी कुंडी खुली हुई थी। जब मैं वहीं से बाहर निकला तो बाहर भी सन्नाटा था। मैं किचन के दरवाजे को अंदर की तरफ से कुंडी लगा दी और वापस हॉल में आकर लेट गया। ये सोचने लगा कि कौन आदमी था जो रात के इस वक्त अंदर आया था। न जाने मुझे क्या सूझा, मैं अंजलि के कमरे में चला गया। वो बेड पर सोई हुई थी। मैं जाकर कालीन पर लेट गया। रात को जैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी तो अंजलि शायद नींद में ही डर रही थी। कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है, ये कुत्ते मुझे खा जाएंगे। माँ, मेरा हाथ पकड़ लो। वह बेड पर अपना हाथ मार रही थी। नींद में शायद मालकिन को ढूंढ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने बिस्तर से उठा और अपना हाथ अंजलि के हाथ में दे दिया। मेरा हाथ पकड़कर फिर से गहरी नींद में सो गई। काफी देर तक मैं खड़ा इंतजार करता रहा कि वे कब गहरी नींद में जाए और मैं अपना हाथ उससे छुड़वाऊं। वे जब गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से अलग किया और दोबारा कालीन पर जाकर लेट गया। उसके बाद मैं अंजलि के कमरे में ही सोने लगा था। एक नौकर ने दूध की खीर बनाई तो कहने लगा, तुम भी खा लो तो बड़े सुकून की नींद आएगी। मैंने भी खीर खा ली और रात को अंजलि के कमरे में चला गया। उस रात वाकई मुझे बड़ी गहरी नींद आई। मैं जो सोया था, सुबह ही मेरी आंख खुली। जब मैंने देखा तो बेड खाली था। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। उस वक्त तो अंजलि नहीं जागती थी और वैसे भी आज रविवार का दिन था, छुट्टी थी। मैं कमरे से बाहर आया तो अंजलि वहां पर भी नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में देखा, मुझे कहीं नजर नहीं आई। मेरा दिल तो धक सा रह गया। मैं तमाम लोगों को शोर मचा के जगा दिया। सभी उसे ढूंढने लगे, लेकिन वो पूरे घर में कहीं नहीं थी। मेरा तो वो हाल था कि काटो तो खून ना निकले। मेरा रंग पीला पड़ चुका था। मालकिन उसे मेरे भरोसे पर छोड़कर गई थी। मैं कैसे रात को गहरी नींद सो गया था। मुझे पता चला कि खाना बनाने वाला बावर्ची भी घर पर नहीं है। फिर मेरे ख्याल में आने लगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी को अंजलि के कमरे से बाहर देखा था। वे भागते हुए किचन में गया था। शायद वो बावर्ची ही था। मैंने फौरन से मालकिन को फोन किया और सारी बात उनके कानों में डाल दी। मैं उसका पता ठिकाना जानता था। मालकिन ने कहा कि तुम बावर्ची के घर पहुंचो, उसका पीछा करो, मैं पुलिस को फोन कर देती हूँ। मैं भागकर बावर्ची के घर गया तो मालूम हुआ कि उसके बीवी बच्चे कहने लगे वो तो घर पर आया ही नहीं। फिर मुझे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची अंजलि के मुंह पर हाथ रखकर उसे एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी हमारे बंगले के करीब आ चुकी थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से हमें गाड़ी का नंबर मिल गया था और साफ उसमें नजर आ रहा था
कि बावर्ची अंजलि के ऊपर हाथ रखकर उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रेस हो चुका था। मैं भी पुलिस वालों के साथ गया था। जैसे ही गाड़ी तक पहुंचा, वो सुनसान जगह पर खड़ी थी। मुझे याद आने लगा कि एक बार बावर्ची मुझे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते थे। मैं भागता हुआ उस तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्त का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन मैं उस घर में पहले ही पहुंच चुका था। मैंने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाजा खुल गया। सामने वह बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने अंजलि को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वो बहुत रो रही थी। ये देखकर तो मेरा खून खौल उठा। मैंने आव देखा ना ताव और उन तीनों की पिटाई शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पहुंच गई। उनको पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए अंजलि मेरे गले से लग गई। बहुत डरी हुई थी। मैंने कहा कि तुम परेशान मत हो। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चंद दिनों में मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन अंजलि को गले लगाकर रोने लगी और मुझसे कहने लगी, तुम पर भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करोगे। मैंने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहें। ना तो आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख सकता है और ना ही अंजलि की तरफ। ये सुनकर मालकिन खुश हो गई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।